इस एपिसोड में हम विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट और एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विड्रॉल सीधा सा फंडा है कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने कंप्लेंट लगाई मिस्टर बी के अगेंस्ट। तो क्या एक बार कंप्लेंट की प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद मिस्टर ए अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो पहला सवाल आज का ये है कि क्या एक बार कंप्लेंट की प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद क्या कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हो सकता है कंप्लेनेंट को आगे चल के लगे कि नहीं, वो मिस्टर बी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते फॉर एनी रीजन ए, बी और सी। तो अपना पहला सवाल ये कि क्या इस कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और आज के एपिसोड का दूसरा सवाल ये रहेगा कि मान लीजिए मिस्टर ए ने कंप्लेंट तो दाखिल कर दी, लेकिन जब उन्हें कोर्ट अपीयरेंस के लिए बुला रहा है तो मिस्टर ए एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो क्या एब्सेंस की स्थिति में कोर्ट कोई कदम उठा सकता है या नहीं उठा सकता, और उठा सकता है तो वो कौन सा कदम होगा? ये आज का सवाल नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विड्रॉल के बारे में। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू होने से लेकर जजमेंट आने तक अलग अलग स्टेजेस से कंप्लेंट गुजरती है। उन्हीं स्टेजेस के डिफरेंस को हम देखेंगे और क्या अलग अलग स्टेजेस में लॉ अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर इसको मैं अगर चार्ट पर बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम इस विड्रॉल को स्टेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज हो गया ट्रायल का स्टेज, जहां पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और अक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल चल चुकी है। और दूसरा स्टेज हम बोल सकते हैं इंक्वायरी का स्टेज, यहां पर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, अभी तक मजिस्ट्रेट साहब सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी को हम डील करते हैं चैप्टर नंबर 15 में। आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो हमारा सवाल यह है कि क्या ट्रायल की स्टेज पर कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? क्या इंक्वायरी की स्टेज पर कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग रिलेवेंस है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेज पर विड्रॉल हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें एक कदम और आगे जाना पड़ेगा और हमें यहां पर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा समन्स केस और वारंट केस के बीच में भी, क्योंकि दोनों का लॉ अलग होगा। तो क्या समन्स केस में कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है या फिर वारंट केस में क्या कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? इसको हम और डिटेल में अब देखते हैं। देखिए, जहां तक समन्स केस की बात है, सेक्शन 257 डील्स विद द क्वेश्चन वेदर in the matter of a summons case can the complaint be withdrawn at the stage of trial। तो सेक्शन 257 को सबसे पहले देख लेते हैं बेरेक से। प्लीज ओपन योर बेरेक। देखिए सेक्शन 257 क्या कहता है, इसकी हेडिंग है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। ये कहता है इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर। अंडर दिस चैप्टर की बात कही गई है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर है। तो प्लीज ऊपर जाइएगा और ये है चैप्टर नंबर 20, ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट। वो समन्स के मामले जिनकी ट्रायल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, उस ट्रायल की प्रक्रिया को इस चैप्टर में बताया गया है। फिर से 257 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर। फाइनल ऑर्डर क्या होगा जी? भैया ट्रायल शुरू हो चुकी है तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा? जजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेटिस्फाई द मजिस्ट्रेट, मार्क इट एज पॉइंट नंबर 1, सॉरी दिस इज पॉइंट नंबर 1, एट एनी टाइम बिफोर, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, सेटिस्फाई द मजिस्ट्रेट दैट देयर आर, इसको मार्क कर लीजिए, satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused. Okay, or if there be more than one accused against all or any of them, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको वैसे बता दूंगा। The magistrate may को मार्क कर लीजिए, permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused. Please mark acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. This is point number 3। देखिए मैं चार्ट पे समझाता हूं कि क्या बोल रहा है। सेक्शन 257 ये कह रहा है कि हां,
समन्स केस में आप कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायल की स्टेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई? इसने कंडीशन लगाई कि जो आप विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाएंगे वो बिफोर फाइनल ऑर्डर लगाएंगे। बिफोर फाइनल ऑर्डर मतलब बिफोर दी जजमेंट। फाइनल ऑर्डर क्या होगा इस मामले में? जजमेंट होगी। यह सिंपल सा लॉजिक है। अब मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट कंप्लेंट की, उस पर पूरा ट्रायल चला, जजमेंट आ चुकी है। अब जजमेंट के बाद हाउ कैन द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट विल अलाउ यू टू विड्रॉ द कंप्लेंट बिकॉज द केस हैज बीन डिसाइडेड। तो जो भी आपको करना वो जजमेंट से पहले ही करना पड़ेगा ना। बहुत लॉजिकल सी बात है। तो इसलिए पहली जो रिक्वायरमेंट है विड्रॉल की समन्स केस में वो ये है कि आप कंप्लेंट जो विड्रॉ करेंगे वो बिफोर द फाइनल ऑर्डर, दैट इज बिफोर द जजमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपको मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर विड्रॉल। ऐसे नहीं कि आप सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने गए और कि जी मुझे नहीं इस कंप्लेंट में आगे करना, मैं इस कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूं। नो, आपको सफिशिएंट ग्राउंड मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रूव करने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हां जी सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। अगर सफिशिएंट ग्राउंड आप कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रूव, देन इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो आपको परमिशन दे सकते हैं आपकी कंप्लेंट को विड्रॉ करने के लिए। अब आता है इफेक्ट क्या होगा। इस मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने परमिशन दे दी कि आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लीजिए, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अक्यूज के ऊपर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज है बिकॉज ये प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो भैया हम अक्यूज को एक्विट कर देंगे, द अक्यूज विल बी एक्विटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बार बार प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस फैक्ट कि अगर परमिशन विड्रॉल की मिल जाती है तो अक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है, पूछ लेंगे क्या वो डिस्चार्ज होगा, क्या वो एक्विट होगा, क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्विटल वो माना जाएगा अक्यूज का। इसी सेक्शन में एक बात और भी कही गई है। मान लीजिए ए हैं, उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की बी के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, डी के अगेंस्ट, ई के अगेंस्ट। तो क्या वो सिर्फ बी और सी के अगेंस्ट विड्रॉ कर सकते हैं और ये कहें कि जनाब डी और ई के अगेंस्ट आप प्रक्रिया चलने दीजिए, ट्रायल चलने दीजिए, मैं सिर्फ बी और सी के अगेंस्ट इसको विड्रॉ करना चाहता हूं। कैन इट बी डन? द आंसर इज यस। लेट्स सी इट इन द बेयर एक्ट अगेन। हालांकि मैंने उस समय पढ़ दिया था आपके सामने। ये कहता है कि यहां पे देखिए, इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड, इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम, तो अगेंस्ट ऑल भी उसको विड्रॉ किया जा सकता है और एनी ऑफ देम भी उसको विड्रॉ किया जा सकता है। चलिए अब इसमें आते हैं। हां, तो अपना ये फंडा क्लियर हो गया कि समन्स केस में ट्रायल के दौरान सेक्शन 257 हमें यह बताता है कि बिफोर फाइनल ऑर्डर, दैट इज बिफोर द जजमेंट, द कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन बाय द कंप्लेनेंट। Only thing that he has to do is he has to give sufficient reason, sufficient ground to the magistrate for such withdrawal, and if the magistrate is satisfied, he will permit the withdrawal of the complaint, and in that case accused will be deemed to be acquitted। accused को acquit कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं आप वारंट केस में कि क्या वारंट केस में ट्रायल के दौरान कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है। इसके बारे में पूरा सीआरपीसी साइलेंट है। अगर सीआरपीसी साइलेंट है तो उसका क्लियर इंडिकेशन ये जाता है कि लेजिस्लेचर्स ये चाहते थे जब उन्होंने सीआरपीसी को फ्रेम किया कि वारंट केस में किसी भी तरीके का कंप्लेंट का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है यार। अगेन पूरा लॉ लॉजिक से चलता है। लॉजिक ये है, जो समन्स केस होते हैं और जो वारंट केस होते हैं, वारंट केस ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। तो एक तरीके से लेजिस्लेटर ये चाहते थे कि जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं उसमें कंप्लेंट को विड्रॉ करने का हम कोई भी प्रावधान, कोई भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि ग्रेव ऑफेंसेस हैं तो दे आर ऑफेंसेस अगेंस्ट दी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। और ऐसे मामले में हम कंप्लेनेंट को किसी भी तरीके का कोई राइट या फिर कोई भी प्रोविजन नहीं देंगे जिससे कि वो कंप्लेंट को विड्रॉ कर सके। तो आई होप दिस फंडा इज क्लियर।
मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ, अगर ट्रायल शुरू हो चुकी है समन्स केस में, यस कंप्लेंट कैन बी विड्रॉल कहां पर होगा, सेक्शन 257 में बताया गया है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि जजमेंट अभी नहीं आई हुई हो, फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ हो और सफिशिएंट ग्राउंड आपको देने पड़ेंगे। सफिशिएंट ग्राउंड के बाद मैजिस्ट्रेट आपको परमिट कर सकते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लें और उसके बाद अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम वारंट केस की बात करें तो वारंट केस में सीआरपीसी साइलेंट है, और क्योंकि सीआरपीसी साइलेंट है इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि लेजिस्लेचर नहीं चाहते थे कि वारंट केस में विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट का कोई भी प्रावधान हो, इसलिए वारंट केस में ट्रायल शुरू होने के बाद ट्रायल के फेज में कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। प्लीज मेक नोट ऑफ दैट। विद दिस वी have answered the no the answer is still pending, yes क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ट्रायल की स्टेज पे पढ़ा है ना। अब हम आते हैं कि इंक्वायरी की स्टेज पर क्या होगा। क्या इंक्वायरी की स्टेज पर कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? देखिए इसको भी, और मैं दोबारा से बता रहा हूं, दिस इज इंक्वायरी अंडर चैप्टर 15, ठीक है जी। इसको भी देखिए आप, दोबारा से उसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं, समन्स केस और वारंट केस, ठीक है जी। तो अगेन इसमें फंडा ये है कि देखिए सीआरपीसी में या चैप्टर 15 में विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी नथिंग इज गिवन। चैप्टर 15 में भी नहीं दिया गया और बाकी सीआरपीसी में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो थ्योरेटिकली तो वी कैन से दैट विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी डजंट सीम टू बी पॉसिबल। बट यहीं पर सवाल ये उठता है कि भैया जब आप ट्रायल के स्टेज पर अलाउ कर रहे हैं, 257 ट्रायल की स्टेज पर हम अलाउ कर रहे हैं ना विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट को, तो देखिए अभी तो यहां पे कंप्लेंट डली, अभी तो इंक्वायरी हो रही है, फिर ट्रायल चलेगी। जब आप यहां इस स्टेज पर अलाउ कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस स्टेज पे अलाउ ना करो, ये तो शुरुआती स्टेज है। तो इसलिए थ्योरेटिकली यस सीआरपीसी साइलेंट एंड इट सीम्स कि कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लॉजिक लगाएं, रैशनल लॉजिक, लीगल लॉजिक, तो फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और वही फंडा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी यूज होता है कि यस प्रैक्टिकली कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी इफ द केस इज अ समन्स केस, ठीक है। हालांकि सीआरपीसी साइलेंट है लेकिन वी अप्लाइड दिस फंडा। व्हाट इज दिस फंडा? द फंडा इज इफ द complaint in a summons case can be withdrawn at the stage of inquiry, at the stage of trial, so obviously it's logical that it can also be withdrawn at the stage of inquiry, क्योंकि inquiry की stage तो trial की stage से काफी पहले है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वारंट केस में। देखिए वारंट केस में ना अभी भी लॉ सेटल्ड नहीं है, अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग ओपिनियन है और काफ़ी डिफरेंस हो ओपिनियन, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी क्लियर कट मामला सेटल नहीं हुआ है। अलग अलग हाई कोर्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द सेम। फॉर एग्जांपल इन हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अगर कंप्लेनेंट ने एक भी एविडेंस दे दिया, मतलब एक भी एग्जामिनेशन अपने उसका विटनेस का करा दिया, इन दैट केस द कंप्लेंट कैन नॉट बी विड्रॉन, वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है जी। तो अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग कहना है। द लॉ इज नॉट येट सेटल्ड। हरियाणा पंजाब का मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि अगर एक भी एविडेंस दे दिया, मतलब एक भी आपने अपना विटनेस को एग्जामिनेशन करवा दिया है, उसके आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो विद दिस वी हैव आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैन द कंप्लेंट बी विड्रॉन। अब हम आते हैं कि अगर जो अपने कंप्लेनेंट हैं वो एब्सेंट हो जाएं तो क्या होगा। अब इस प्रोविजन को हम देखते हैं। कंप्लेनेंट की एब्सेंस को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी की स्टेज पर अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है तो क्या होगा,
और दूसरा हो सकता है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। ट्रायल की स्टेज पर अगर कंप्लेनेंट साहब एब्सेंट हैं तो उस मामले में मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या करेगा वो हम देखते हैं। देखिए, जहां तक इंक्वायरी की स्टेज की बात है तो सीआरपीसी में इसको लेकर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन कि अगर इंक्वायरी की स्टेज पर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है तो क्या किया जाए। एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट साहब प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। तो भैया इसमें एक तो चीज मजिस्ट्रेट साहब ये कर सकते हैं कि वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर दें कि अगर कंप्लेनेंट आ ही नहीं रहा है, कंप्लेंट प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है कंप्लेनेंट, तो हम कंप्लेनेंट द्वारा दाखिल की गई कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, हमने डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में भी ये पढ़ा था कि अगर कंप्लेनेंट डिफॉल्ट करता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है। ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। लेकिन इससे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नोटिस मजिस्ट्रेट जरूर भेजे कंप्लेनेंट को। नोटिस में वो ये बताएगा कि भैया आप उस तारीख को नहीं आए थे जिस तारीख को आपको अपीयरेंस देनी थी, इसलिए अगर आप इस तारीख को भी नहीं आते हैं तो आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, आप कृपया करके कोर्ट में अपीयर हो जाइए। ठीक है, तो ये एक नोटिस, अगेन इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर आप कंप्लेंट को डिसमिस करने जा रहे हैं तो कम से कम एक नोटिस तो कंप्लेनेंट को बनता है कि आप इस तारीख को आके जवाब दे दीजिए, इस तारीख को आकर प्रोसीडिंग में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। ठीक है, दूसरा मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन है? दूसरा मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? दूसरा मजिस्ट्रेट कर सकता है कि जो विटनेसेस हैं कंप्लेनेंट के, जो उसने कंप्लेंट में जिनका जिक्र किया है, उन विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए मजिस्ट्रेट समन कर सकता है और उनका एग्जामिनेशन कर सकता है। अब विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट बेहतर स्थिति में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि भैया अब इस मामले में मैं क्या करूं, मैं डिसमिसल करूं, इश्यू ऑफ प्रोसेस करूं, मैं क्या करूं। तो वो सीधा डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट करने की बजाय वो क्या कर सकते हैं कि विटनेसेस को समन भेज सकते हैं और उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो एग्जामिनेशन होगा ये सेक्शन 200 में नहीं होगा, ये सेक्शन 202 में होगा। इसका रीजन क्या है, और ये हमने बार बार जब हमने सेक्शन 200 किया था तो वहां पर भी इसे काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। इसका रीजन ये है कि सेक्शन 200 में जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन है वो विटनेस वो है जो कंप्लेनेंट खुद लेके आ रहा है। यहां पर कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कोर्ट किसी भी तरीके का कोई भी सम्मन विटनेसेस को नहीं करेगा। जो भी कंप्लेनेंट विटनेस लेके आएगा कोर्ट उसका एग्जामिनेशन कर लेगा। लेकिन सेक्शन 202 में हम कोर्ट को भी पावर दे रहे हैं कि यहां पर वो सम्मन कर सकते हैं, यहां पर वो सम्मन कर सकते हैं और विटनेस को बुला सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। यहां पर उसको सम्मन किया जा सकता है सेक्शन 202 में। तो दिस इज द डिफरेंस। वो सेक्शन 200 की एग्जामिनेशन नहीं होगी, वो सेक्शन 202 की एग्जामिनेशन होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कि इंक्वायरी की स्टेज पर कोई एक्सेस प्रोविजन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी एब्सेंस के कारण, डिफॉल्ट के कारण डिसमिस भी हो सकती है। और मजिस्ट्रेट साहब ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है अगर वो एब्सेंट है तो चलो मैं एक बार विटनेस को बुलाकर पूछ लेता हूं मामले में आगे क्या किया जा सकता है, थोड़ा और मुझे क्लैरिटी होगी, तो वो विटनेस को समन भी कर सकते हैं। अब देखिए कि ट्रायल की स्टेज पर क्या होगा। ट्रायल की स्टेज को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, अगेन समन्स केस और वारंट केस। इंक्वायरी की स्टेज में चाहे समन केस हो या वारंट केस हो, दोनों केसेस में प्रक्रिया यही चलेगी जो हमने डिस्कस की है। लेकिन ट्रायल की स्टेज पर अगर बात पहुंच गई है तो समन और वारंट केस के मामले में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए समन्स केस की जहां तक बात है तो इसको डील किया गया है सेक्शन 256 में। तो पहले हम सेक्शन 256 देख लेते हैं। प्लीज टेक आउट योर बैरेक्ट एंड लेट्स रीड सेक्शन 256। देखिए इसकी हेडिंग है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। क्लॉज 1 क्या कहता है? If the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear. पहली चीज मार्क कर लीजिए, कंप्लेनेंट जो साहब हैं वो अपीयर नहीं हुए हैं, जो भी उनका डेट ऑफ अपीयरेंस था। ठीक है, अब देखिए द मजिस्ट्रेट शैल, प्लीज मार्क द वर्ड शैल, बिकॉज मजिस्ट्रेट को करना ही करना पड़ेगा, शैल है।
notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused. अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट शैल acquit the accused. प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. एक्विट को भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां पर भी वो कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है कि 256 में अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा. मजिस्ट्रेट शैल, मजिस्ट्रेट को करना ही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक्विट करना पड़ेगा अक्यूज्ड को. ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं. अनलेस फॉर सम रीजंस ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे. ठीक है, देखिए मैंने आपको ये कहा और आपने मान भी लिया. क्या कहा मैंने? एक सेकंड में चार्ट में बताता हूं. हाँ जी, मैंने आपको ये कहा कि 256 ये कह रहा है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है, जो भी उसकी डेट थी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? शैल एक्विट कर देंगे. अब आपको नहीं लगता कि ये शैल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई कि एक्विट करना ही करना पड़ेगा? यार ऐसा भी तो हो सकता है ना. मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है वो इस एरिया में रहता है. ठीक है, ये कोर्ट मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है और जो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है वो यहां पर है और कंप्लेनेंट रहता है इस एरिया में. अब इस एरिया में फ्लड आई हुई है, बहुत बुरी तरीके से फ्लड आई हुई है, लोगों का निकलना ही पॉसिबल नहीं है. और ये बात मजिस्ट्रेट साहब को पता भी है. अब मजिस्ट्रेट साहब को पता है कि कंप्लेनेंट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके एरिया में फ्लड है. अब ऐसे में भी क्या मजिस्ट्रेट उसको एक्विट कर दे, क्योंकि यहां पे तो शैल लिखा है. तो हमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन, थोड़ा बहुत लिबर्टी तो मजिस्ट्रेट साहब को देना पड़ेगा उन सिचुएशंस में जहां पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रही हो, कुछ रीजंस हैं जिससे कि मजिस्ट्रेट कन्विंस्ड है कि हाँ यार ठीक है, आज नहीं आ पाया लेकिन अगली डेट पर कंप्लेनेंट जरूर आएगा. तो उस स्कोप को छोड़ते हुए यहां पर शैल होने के बावजूद भी कुछ डिस्क्रिशन हमने मजिस्ट्रेट को दे दिया. और पहला डिस्क्रिशन हमने क्या देखा? दोबारा से अपना बेरेक निकालिए, देखिए क्या कहता है ये. अनलेस फॉर सम रीजंस इट थिंक्स इट प्रॉपर, किसी रीजंस के कारण मजिस्ट्रेट को लगता है कि इट इज प्रॉपर टू एडजर्न दी हियरिंग. ठीक है, ये डिस्क्रिशन हमने मजिस्ट्रेट को दिया कि इफ द मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर, इफ द मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर, instead of acquitting the accused, he will adjourn and adjourn the hearing of the case to some other day. adjourn कर देंगे और किसी और दिन some other day उसकी डेट लग जाएगी और उस दिन फिर कंप्लेनेंट साहब आ जाएंगे. उस दिन देखते हैं कंप्लेनेंट आता है या नहीं आता. ठीक है, तो पहला डिस्क्रिशन तो इस मामले में हो गया, जहां पर मजिस्ट्रेट को ठीक लगे वहां पर वो शैल एक्विट की बजाय एडजर्न कर देगा और अगली डेट लगा देगा. आगे बढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो आ गया, वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, मार्क कर लीजिए, और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, और वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेंट इज नॉट नेसेसरी, द मजिस्ट्रेट विद डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस. ओके, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए अगर जो कंप्लेनेंट है ही इज रिप्रेजेंटेड, भाई कंप्लेनेंट तो एब्सेंट हो गया लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन में उसका प्लीडर आया हुआ है या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो आया हुआ है. अगर वो रिप्रेजेंटेड है तो भी मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज को एक्विट करने की बजाय प्रोसीडिंग को आगे चलाएं. ठीक है, दूसरा उसने क्या कहा? मान लीजिए मजिस्ट्रेट का ओपिनियन ये है कि कंप्लेनेंट की प्रेजेंस केस के लिए जरूरी है ही नहीं. देखिए, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी. मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सनल अटेंडेंस या कि प्रेजेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर केस और ट्रायल. इसमें भी हमने मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दे दिया कि वो एक्विट करने की बजाय प्रोसीडिंग को आगे चलाए. लेकिन हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी. हमने ये देखा था कि यहां पर जब मजिस्ट्रेट हमने पहले उसमें क्लॉज 1 में जब मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दिया
तो वो क्या कह रहा था, वो एडजर्न कर रहा था, वो प्रोसीड नहीं कर रहा था, वो अगली डेट लगा रहा था। लेकिन इस मामले में क्या है, वो अगली डेट नहीं लगा रहा, वो कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। देखिए डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आज है तारीख 9 अगस्त 2021 और आज की डेट लगी है, कंप्लेनेंट साहब नहीं आए, ठीक है। तो अगर तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई सफिशिएंट रीजन है, कोई मतलब सफिशिएंट रीजन है, कुछ रीजन थिंक, मतलब मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर इज द राइट वर्ड, मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर कि हाँ ठीक है कंप्लेनेंट नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो 9/8/2021 को कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा और वो अगली डेट लगा देगा। मान लो उसने डेट लगा दी 17 अगस्त 2021, ठीक है। तो अब अगली कार्रवाई इस तारीख को होगी जब कंप्लेनेंट आएगा। देयर इज नो प्रोसीडिंग ऑन दिस डेट, कोई प्रोसीडिंग इस डेट को नहीं हुई है, ठीक है। ये तो केस 1 था। केस 2 में क्या है, जहां पर रिप्रेजेंटेड है, जो कंप्लेनेंट है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, या तो प्लीडर कर रहा है उसका, या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कर रहा है। और इसी में एक और है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रेजेंस उसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है। इस मामले में क्या होगा, इसमें वो एडजर्न नहीं कर रहा है, मजिस्ट्रेट इज नॉट एडजर्निंग, मजिस्ट्रेट 9 तारीख को भी कार्रवाई करेगा और प्रोसीड कर देगा। इज नॉट एडजर्निंग कि भैया इस 9 तारीख को तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी और हम 17 को कार्रवाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है इस वाले मामले में। इसमें यहां पर वो प्रोसीड करेगा और अक्यूज्ड को एक्विट नहीं करेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं दोबारा से इसको फाइनल इसका एक चार्ट बना देता हूं। देखिए इसमें मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि सेक्शन 256 ये बोलता है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होगा तो मजिस्ट्रेट शैल एक्विट द अक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट अक्यूज को एक्विट कर देंगे। लेकिन इस शैल में कुछ साथ में डिस्क्रिशन भी दे दिया। वो सिचुएशन जहां पर मजिस्ट्रेट एक्विट करने की बजाय मामले को आगे भी चला सकते हैं, वो कौन कौन से डिस्क्रिशन दिए हैं। पहला डिस्क्रिशन दिया है व्हेन द मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर। जैसे मैंने आपको बाढ़ का एग्जांपल दिया कि भैया बाढ़ आई हुई है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ यार आज तो वो कैसे आ पाएगा, इसलिए मैं इसको एक्विट नहीं करता। थिंग्स प्रॉपर के मामले में क्या होगा, एडजर्न होगा, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस प्रोसीडिंग को लेके एडजर्न कर दिया, अगली डेट पर देखेंगे। दूसरा डिस्क्रिशन आता है व्हेन ही इज रिप्रेजेंटेड, जो अक्यूज्ड है वो रिप्रेजेंटेड है प्लीडर के द्वारा या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा। इस मामले में क्या करेंगे, एडजर्न नहीं करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, वो अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है और डिसाइड करता है कि मैं अक्यूज को एक्विट नहीं कर रहा हूं, तो इस दिन एडजर्न नहीं होगा, ही विल प्रोसीड, फर्दर प्रोसीड। जो भी उस दिन की कार्रवाई है, एग्जामिनेशन होना है, कुछ भी होना है, उसमें वो फर्दर प्रोसीड करेगा। और तीसरा आता है व्हेन द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट, प्रेजेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी। भाई मजिस्ट्रेट को लगता है ठीक है कंप्लेनेंट की प्रेजेंस तो वैसे भी नेसेसरी नहीं है, चलो इसमें क्या करते हैं, फिर एक्विट नहीं करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें भी एडजर्न नहीं कर रहा है, तो एडजर्न सिर्फ किस में कर रहा था, एडजर्न सिर्फ फर्स्ट केस में कर रहा था, व्हेन द मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर कि हाँ मुझे इस केस में अक्यूज को एक्विट नहीं करना चाहिए। आगे अगली डेट लगाते हैं, देखते हैं कि अगली डेट पर कंप्लेनेंट आते हैं या नहीं आते। देखिए इसमें एक डिफरेंस एक तरीके से और समझाता हूं। इसमें क्या है कि कंप्लेनेंट की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि डेट, अगली डेट लगा दी। भाई हम 9 तारीख को नहीं इसको खत्म करते, एक्विट नहीं करते, हम 17 की वेट कर लेते हैं कि 17 को भी कंप्लेनेंट आता है या नहीं आता। लेकिन इन दो मामलों में तो कंप्लेनेंट आए चाहे ना आए हम प्रोसीड करेंगे, कोई बात नहीं, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेनेंट के आने की वेट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सब सेक्शन 2 देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 shall so far as may be apply also to cases where the non-appearance of the complainant is due to his death. Please mark this, due to his death. अगर कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है, भाई वो एब्सेंट हो रहा है बिकॉज उसकी डेथ हो गई है, तो भी ये सब फंडे अप्लाई होंगे। अगर उसका वकील आ रहा है, इफ ही इज रिप्रेजेंटेड, तो आगे चलेगा। अगर उसकी प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है तो भी हम केस को आगे कर सकते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर्स नहीं है तो फिर हम
अक्यूज को एक्विट कर देंगे। मतलब कुल मिला के बात ये कही गई है कि डेथ के कारण अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो रहा है तो वही सब फंडे अप्लाई होंगे जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़े हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वारंट केस में कंप्लेनेंट की एब्सेंस से क्या फर्क पड़ेगा, और वो हम देखेंगे सेक्शन 249 में। तो प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट, सेक्शन 249 चेक करते हैं क्या कह रहा है। देखिए सेक्शन 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट and on any day fixed for the hearing of the case the complainant is absent। complainant साहब जो हैं वो absent हो गए हैं, ठीक है। and the offense may be lawfully compounded, इसको मार्क कीजिए, may be lawfully compounded or is not a cognizable offense। the magistrate may in his discretion, मार्क कर लीजिए, may और discretion दोनों मार्क कर लीजिए, notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed, charge has been framed को मार्क कर लीजिए, discharge the accused, discharge को मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर कंप्लेंट केस है वारंट केस के मामले में और किसी दिन कंप्लेनेंट साहब एब्सेंट हो जाते हैं तो ऐसे मामले में मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दें। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस बता दी। क्या क्या कंडीशन बताई? सबसे पहले कंडीशन क्या बताई, ये वाली, एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, मतलब अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हों, चार्ज नॉट फ्रेम्ड। अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो मजिस्ट्रेट का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसके बाद वो कोई भी इसमें उसके बाद वो अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो कंपाउंड किया जा सकता हो। ये हम करेंगे सेक्शन 320 में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उन्हीं में डिस्चार्ज किया जा सकता है। और तीसरा ये कह रहा है कि वो ऑफेंसेस जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही मजिस्ट्रेट अक्यूज को डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज करेगा। पहले क्या हो रहा था, एक्विट। इसको भी मैं समझाता हूं, चलिए चार्ट पे इसको डिटेल में करते हैं। देखिए सेक्शन 249 क्या कह रहा है। सेक्शन 249 ये बोल रहा है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन है, वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज क्यों कर सकते हैं, एक्विट क्यों नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको अभी 1 मिनट में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, इसकी कुछ कंडीशन सेक्शन 249 में ही दे दी। पहली कंडीशन क्या दी कि ये डिस्चार्ज कब कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि भैया अगर अक्यूज्ड आ ही नहीं रहा, नहीं सॉरी, अगर कंप्लेनेंट आ ही नहीं रहा, वो इज नॉट प्रेजेंट, ही इज रेगुलरली एब्सेंट, या किसी एक डेट पे एब्सेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन आ गया कि भाई वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दे। ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होगा। द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट विल नॉट बी इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑल सर्कमस्टांसेस, नो, ओनली इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन ओनली द मजिस्ट्रेट विल हैव द डिस्क्रिशन टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड और नॉट। तो पहली कंडीशन क्या है, ये प्री फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना चाहिए, मतलब अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। मान लीजिए ये चार्ज फ्रेम की तारीख है, इससे पहले अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो गया तो ठीक है, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर एक बार आपके चार्ज फ्रेम हो गए, इसके बाद अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है तो मजिस्ट्रेट का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, वो अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। और मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, वी आर डीलिंग विद वारंट केसेस। समन्स केस 256 में हमने देखा है, समन्स केस की प्रक्रिया दूसरी है। अभी हम बात करें सेक्शन 249 में वारंट केस का मामले में क्या होगा, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये प्री फ्रेमिंग स्टेज होनी चाहिए, प्री चार्ज फ्रेमिंग स्टेज होनी चाहिए। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद
डिस्चार्ज करने का कोई भी डिस्क्रिशन मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, उसने बताया कि कौन से ऑफेंस में होगा। ऐसे हर ऑफेंस में तो नहीं कर सकते। मान लीजिए ऑफेंस का अक्यूजेशन है मर्डर का, तो क्या मर्डर में कर सकते हैं? क्या रेप में कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने ऑफेंस भी बता दीजिए, उन्होंने बता दिया कि भैया सिर्फ इन ऑफेंसेस में आप ये मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन देंगे। तो कौन कौन से ऑफेंस है? पहला ऑफेंस जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको कंपाउंडेबल ऑफेंस बताया गया है सेक्शन 320 में। ये हम जब कंपाउंडिंग ऑफेंस करेंगे देन आई विल डील इन डिटेल। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि वो ऑफेंस जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं उनमें मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होगा। दूसरा, वो ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये लिस्ट हमें कहां से मिलती है? ये लिस्ट हमें शेड्यूल से मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ इन दो प्रकार के ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होगा कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दें, एंड ओनली व्हेन इट इज द स्टेज ऑफ प्री फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मतलब अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, सिर्फ इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन होगा। अब मैं बताता हूं कि भैया डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं यहां पर वो एक्विट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हम सेक्शन 256 की बात करें, वहां पर समन्स केस में अगर कंप्लेनेंट नहीं आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे थे? एक्विट कर रहे थे। लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? डिस्चार्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या कहा कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, और अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, ये चार्ज फ्रेम की डेट है, अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं तो उसका क्या हो सकता है? डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए। लेकिन अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो जाते तो वो क्या होता? सिर्फ एक्विट। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद तो उसको छोड़ ही नहीं सकते ना हम, तो इसलिए एक्विटल का तो सवाल ही पैदा नहीं। हम तो चार्ज फ्रेम होने से पहले उसको छोड़ सकते हैं, हमसे मेरे कहने का मतलब मजिस्ट्रेट साहब। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है यहां पर? डिस्चार्ज। क्योंकि चार्ज फ्रेम होने के बाद डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है। डिस्चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद इट विल ओनली बी एक्विटल। So I hope with this we have completed the topic of withdrawal of complainant and absence of complainant, withdrawal of complaint and absence of complainant। तो ये टॉपिक अपना हो गया है कवर। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगले एपिसोड में we will deal with issue of process। Thank you।